हम स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था भाई अपना टॉपिक ध्यान से सुनेगा भाई, अब चुप रहिएगा, टाइम हमारे पास नहीं है वैसे भी। लिक्विड सॉल्यूशन हमारा टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया था। लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन आपका एक तरीके से हमने पढ़ा था कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इस होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके कंप्लीटली मिक्स होते हैं। मतलब कंप्लीटली मिक्स होने का मतलब दोनों अपनी आइडेंटिटी बेसिकली क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। यदि अपन बात करें कि भाई आपका कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या हमें शुगर और सॉल्वेंट जो भी है, वाटर जो हम ले रहे हैं, क्या वो हमें देखने को मिलेंगे? क्या नहीं, वो आपस में कंप्लीटली क्या हो रखे हैं, मिक्स हो रखे हैं। एक नया ही आपको क्या दे रहे हैं, एक नई प्रॉपर्टी वाला सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर में आपके कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देते हैं, ठीक है। और इनको हम इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते इनकी प्योर फॉर्म में सिंपल मेथड्स के थ्रू। यानी अपन जैसे वाटर में यदि हमने चौक मिलाई तो हम चौक या सैंड को तो इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन को, शुगर सॉल्यूशन को, सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेशन नहीं कर सकते। बेसिकली इस चैप्टर में जो हमने स्टार्टिंग करा है वो स्टार्ट करा है कंसंट्रेशन टर्म से, ठीक है। ये टॉपिक को हम कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग हम पढ़ेंगे। इसमें 9 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। पहली थी उसमें परसेंटेज वेट बाई वेट, सेकेंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये तीनों आपकी परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स है। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है कि भाई यदि परसेंटेज वेट बाई वेट की हम बात कर रहे हैं, तो 100 ग्राम यदि आपके पास सॉल्यूशन है, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना अमाउंट सॉल्यूट का ग्राम में प्रेजेंट होगा, वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज वेट बाई वेट को, ठीक है। यही जब हम बात करेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में लेना किसको हमेशा क्या है, 100। यदि वेट बाई वेट है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हुआ। यदि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है तो हम क्या लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन लेंगे, उस 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट डिजोल्व हो पा रहा है। ऐसे जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को। क्लियर है? तो ये तीन कंसंट्रेशन टर्म तो आपकी रिप्रेजेंट करती है जो परसेंटेज के बेसिस पे चलती हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है भैया आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या बताता है कि भाई दो कंटेनर रखे हुए हैं, दोनों में आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एक में आप कंटेनर में सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, दूसरे कंटेनर में भी सॉल्यूट डिजोल्व करते जा रहे हो, तो जिस कंटेनर में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा डिजोल्व होगा, वही आपका सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा। तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का ग्राम में डिजोल्व हो पा रहा है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें, लीटर में, ml नहीं, किसमें, लीटर में। वो बताता है स्ट्रेंथ को। यही जब अपन बात करेंगे कि सेम 1 लीटर सॉल्यूशन में जब आपने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व करोगे, कि भाई सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो पा रहे हैं, वो कहलाती है क्या, आपकी मोलैरिटी। जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोल्स निकालने के कई तरीके हमें पता होते हैं। 99% क्वेश्चन में मोल्स निकालने का तरीका जनरली हमें वेट दे रखा होगा, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास से हम देखेंगे, ठीक है। रिलेशन भी देख सकते हैं इनके बीच में। तो भाई ये गिवन वेट, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी नहीं है। दिमाग में ध्यान रखना, डेंसिटी क्या होती है, जब दोनों सेम मास भी सॉल्यूशन का हो और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का हो, तब डेंसिटी बोलेंगे। यहाँ पे मास किसका है, सॉल्यूट का, जबकि वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपका मोलरिटी को। क्लियर है? तो इनके बीच में रिलेशन बना। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी हमने, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बताती है कि भाई आपके पर केजी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हो पाएंगे, ये बताएगी मोलैलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या बताएगी, ये सेम मोलैरिटी जैसी होती है, बस यहाँ पे मोल्स की जगह क्या यूज करते हैं अपन, ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल एक क्वांटिटी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट भी एक क्वांटिटी होती है, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आपके ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिजोल्व हो पा रहे हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, मोल्स निकाले जाते हैं वेट बाई मोलर मास से, तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट निकाले जाएंगे वेट बाई इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट वेट से। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर।
ये पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन भी मैंने बोली थी आपको कि जनरली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस का वो वेट है, वो अमाउंट है जो कि आपकी 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 80 ग्राम ब्रोमीन, 108 ग्राम सिल्वर से या तो रिएक्ट करती है या इतना ही अमाउंट क्या करेगी, इनका लिबरेट करती है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट वेट की। बाकी न्यूमेरिकल पर्पज से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो हम लोगों ने ये एन फैक्टर के बारे में कहानी पूरी पढ़ी है। एन फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, चार्ज, कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो उसका एन फैक्टर को बताता है, उसकी वैलेंसी को बताता है, वैलेंसी फैक्टर को बताता है। तो एसिड के लिए यही एन फैक्टर हम कैसे बताते हैं कि कितने H प्लस आयन आपके निकल सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। तो HCl हो, HBr हो, HI हो, इन सब के लिए एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा भाई, 2 होता है। H3PO4 के लिए कितना है, 3 है। लेकिन H3PO3 के लिए कितना हो गया, दिखने में यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, लेकिन केवल 2 ही H प्लस आयन क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, निकलते हैं यहाँ से। रीजन क्या होता है, रीजन ये रहा है यहाँ पर कि भाई H3PO3 में आपके दो दो हाइड्रोजन है, ये तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये तो इजिली यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक हाइड्रोजन आपका है, ये आपका किससे कनेक्टेड है बेटा, डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से नहीं निकल पाता, क्योंकि यदि ये निकलेगा तो फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी क्या कर देगा, लूज कर देगा, और कोई भी सेंट्रल एटम अपनी वैलेंसी लूज करना नहीं चाहता, ठीक है। सिमिलर H3PO2 में आपका एन फैक्टर कितना देखने को मिल रहा है, 1, कि यहाँ पे दिखने में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन लिबरेट केवल एक होता है, केवल एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ये वाला, बाकी के 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ से नहीं निकलते हैं। रीजन वही सेम, कि दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। क्लियर है। लास्ट में हमने लिखा है एक H3BO3 BOH होल थ्राइस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 बोला जाता है। लेकिन बोरिक एसिड की खासियत है कि ये H प्लस आयन लिबरेट नहीं करता, H प्लस आयन लूज नहीं करता। ये वाटर में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, इसको हम BOH होल थ्राइस की तरह भी लिख सकते हैं। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वाटर से OH माइनस आयन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है एक्सेप्ट, क्योंकि बोरोन के बारे में यदि हम देखेंगे तो बोरोन के एक्साइटेड स्टेट में होने के बावजूद इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये लॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और जब ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो एक ही OH माइनस आयन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये मोनोप्रोटिक हम इसको बोल सकते हैं, और साथ में क्या बोल सकते हैं, वीक लुईस एसिड। एसिड्स की बेस की कई थ्योरीज पढ़ते हैं, 3 थ्योरीज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो लुईस एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक्सेप्ट करेगा तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। वीक नेचर में ये होता है क्योंकि 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, जितने ज्यादा OH ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो वीक नेचर भी शो करता है। तो ये कहानी हुई भाई एसिड्स को लेके। नेक्स्ट कहानी थी बेसिस को लेके, कि भाई बेस क्या होते हैं, भाई बेस वो के लिए एन फैक्टर वो होगा जो OH माइनस आयन रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक्सेप्शन देखने को हमें नहीं मिलते, एसिड में जो देखने को मिले, यहाँ सिंपल जितने OH आयन होंगे उतना ही एन फैक्टर आएगा देखने के लिए, ठीक है भाई, उतना ही आपको एन फैक्टर देखने को मिल रहा है। सॉल्ट के लिए हम बात करेंगे एन फैक्टर। तो बेसिकली जो डेफिनेशन यहाँ पे सॉल्ट को लेके लिखी हुई, यही बेसिकली आपकी मेन डेफिनेशन होती है एन फैक्टर की, कि चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। क्योंकि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें होगा उतना ही क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, है ना। तो कैटा या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। तो जैसे NaCl है, NaCl जब डिसोसिएट हो रहा है तो कैसे होगा, Na प्लस, और तो यहाँ कैटायन पे चार्ज कितना, 1, एनायन पे चार्ज भी कितना, 1। दोनों में से कोई सा भी देख लो, एन फैक्टर क्या हो गया इसके लिए, 1। Na2SO4 को जब डिसोसिएट करेंगे तो कैसे डिसोसिएट हो रहा है भाई, यहाँ सोडियम के कितने एटम है भाई, 2, तो 2Na प्लस और SO4 -2। तो कैटायन पे चार्ज, Na पे एक +1 चार्ज होता है, लेकिन कितने कैटायन है ऐसे, 2, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2। और एनायन पे चार्ज कितना होगा भाई, यहाँ भी 2 आएगा।
तो एन फैक्टर कितना हो रहा है भाई, 2 आ रहा है। यही जब अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ एल्यूमिनियम के कितने एटम है भाई, 2 हैं। तो 2 एल्यूमिनियम +3 और 3SO4 -2। तो भाई एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, 2 पे कितना होगा, ऐसे ही एक सल्फेट पे -2 चार्ज है, 3 पे कितना होगा, दोनों पे सेम ही चार्ज आ रहा है 6। तो एन फैक्टर कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है। तो कैटायनिक चार्ज देखो या एनायनिक देखो, एक ही बात है। क्लियर है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंपल सी कहानी होती है भाई आपकी, कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो भाई सॉल्यूट का कितना पार्टिसिपेशन है। मान लो टोटल सॉल्यूशन के मोल 100 है, तो उसने सॉल्यूट ने कितना पार्टिसिपेशन दिया अपना उन 100 मोल्स में, या सॉल्वेंट ने कितना दिया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन को। ठीक है भाई, अपन बात कर लें कि भाई हम दो दोस्त हैं, हम दोनों ने मिला के 100 रुपीज ऐड करे। मान लीजिए मैंने 40 रुपीज ऐड करे, किसी और ने 60 ऐड करे, तो मेरा पार्टिसिपेशन उसमें कितना है, तो मैंने जितना अमाउंट ऐड किया 40 डिवाइड बाई टोटल कितना 100, है ना। तो 40/100 आपका क्या जाएगा, 2/5। 2/5 मेरा क्या हुआ, उस पूरे अमाउंट में मेरा पार्टिसिपेशन हुआ। क्लियर है। तो ऐसे ही जब अपन सॉल्यूशन में बात करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसके खुद के मोल, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। और दोनों का मोल फ्रैक्शन जब भी आप ऐड करोगे हमेशा क्या आने वाला है, 1 के इक्वल ही आएगा। 1 से ना कम आएगा ना 1 से ज्यादा आएगा। क्लियर है। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म तब यूज की जाती है जब आपका सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। ट्रेस यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है। जैसे अपन बात करते हैं वाटर की हार्डनेस को लेके, तो वही वाटर की हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना वाटर में, है ना, सल्फेट बाइकार्बोनेट वगैरह। तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में थोड़ी प्रेजेंट होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो उनको किस में मेजर किया जाता है, पीपीएम में। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये बिलियन होता तो 10⁻⁹ हो जाता। अच्छा, इसमें एक चीज आप यहाँ पे चाहो तो ऐड कर लेना। यदि अपन बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, तो बताओ भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होंगी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी होंगी। तो जहां भी वॉल्यूम आएगा वो सब कैसी होंगी, डिपेंडेंट, है ना। और जो आपकी जहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा वो सब कैसी होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बताओ भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी हो सकती हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। टोटल 9 में से 5 कंसंट्रेशन टर्म तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी होंगी भाई, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। ये आपकी क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। क्लियर है। तो जहां भी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाओगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हो, गैस थोड़ी है, क्या है, लिक्विड है। टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड क्या होता है, उड़ जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, है ना। ये गलतियां होती हैं, यही गलती करते हैं जनरली, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन वो किसके लिए है, ये क्या है, लिक्विड। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम कम हुआ यानी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा नीचे आया है ना, कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई यहाँ तक। फिर इनमें हमने कुछ रिलेशन देखे थे, कि यदि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन देखें तो क्या होता है भाई, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूले से ही आएगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट की जगह आप मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर रखोगे तो आपको ये रिलेशन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड रिलेशन आपका क्या होता है, कि यदि आपको परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो सॉल्यूशन की, आपसे मोलैरिटी पूछे, नॉर्मेलिटी पूछे, तो आपकी मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट परसेंटेज वेट बाई वेट, जिसको एक्स बोला है यहाँ पे, इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
नॉर्मलिटी के केस में यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो होता है, और परसेंटेज वेट बाई वेट में भी रिलेशन आपको पता हो तो बहुत बढ़िया। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी कहानी है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो जब करूंगा तो यही मिलेगा देखने के लिए। तो ऐसा कोई रफ एंड टफ चीज नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आए, सिंपल सी चीजें हैं। थर्ड रिलेशन हमारा क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो रहा है भाई? मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फोर्थ है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, कि मोलैलिटी क्या होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्वेंट है। ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का। ये दोनों आपस में मर्ज मत कर देना, अलग अलग है। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि जरूरी है कि मुझे फॉर्मूले याद होंगे तभी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में हो सकता है। और नहीं याद होगा रिलेशन तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि आपको मोलैलिटी निकालनी है, और आपको मोलैरिटी दे रखी है ना, डेंसिटी दे रखी है, और आपको मोलैलिटी पूछ रहा है। तो आपको मोलैलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए ना, ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी इन दोनों टर्म्स से। कैसे निकालोगे? वो आपकी फिर वहाँ पे कैपेबिलिटी दिखाएगा कि आप उसको 2 मिनट में निकाल पाते हो या 5 मिनट में, या क्वेश्चन छोड़ देते हो। ठीक है। इससे बढ़िया है ये रिलेशन कर लो, ताकि ना क्वेश्चन छूटे ना टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसके बाद अपन ने क्वेश्चन किया था शायद इसके ऊपर, कि एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था ये। ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं क्या बताऊंगा? एग्जाम्पल तो समझ सकते हो ना। ये तो रटने वाला काम हो जाएगा इसको यदि बताया तो। ये तो खुद से करके देखना एक बार। मैं एक अगले एग्जाम्पल पे आता हूँ, और वो एग्जाम्पल आप लोगों को करना है। ठीक है भाई। तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। कि 30 ग्राम यूरिया। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एन 30 ग्राम यूरिया, NH2CO, NH2। तो 30 ग्राम यूरिया is added in sufficient amount of water, in sufficient amount of water to produce 2 liter of solution, 2 liter of solution. Find out, first question, percentage weight by volume, बेटा आवाज नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, मोलैरिटी। हाँ, दो ही पार्ट आपको बताने। नॉर्मेलिटी चाहो तो नॉर्मेलिटी बता दो।
हाँ भाई, निकला आंसर। भाई 30 ग्राम यूरिया दिया गया है, 2 लीटर सॉल्यूशन दिया है। सिंपल पूछ रहा है आपसे, क्या बताना है आपको? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। कितना है भाई? 30 ग्राम। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 2 लीटर को वॉल्यूम में ml में लिखोगे कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 100। सॉल्व कर लोगे इसको? कितना आ गया भाई? 1.5। सेकंड बताना है मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी बताना है और हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डायरेक्ट पता लग चुका है, या तो वो भी तरीका है या आप नॉर्मल तरीके से भी चल सकते हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? आपके पास ऑप्शन बन जाता है, यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ सिंपल, आप तो यहाँ पे पहले बेसिक तरीके से चल सकते हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे क्या है बेटा आपका? यूरिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भाई बताओ, सॉल्यूट के मोल क्या हो जाएंगे? 30 डिवाइड बाई क्या? 60। यूरिया का मोलर मास कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? 2। तो बताओ मोलरिटी कितनी आ गई है? 1/2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 काट दे। नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी भाई? मोलरिटी इंटू, और यूरिया, क्योंकि डिसोसिएट होता ही नहीं है तो इसका एन फैक्टर 1 ही रहेगा। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब इनके एन फैक्टर क्या कंज्यूम किए जाते हैं? एज्यूम किए जाते हैं, 1 ही एज्यूम किए जाएंगे। ठीक है, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम आने वाली है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? फाइंड आउट मोलैरिटी, मोलैलिटी ऑफ 93% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। भाई मोलैरिटी तो निकाल ली होगी आप लोगों ने, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? मोलैलिटी बतानी है। देखो फॉर्मूले तो हमारे पास होते ही हैं। फॉर्मूले में तो क्या भाई, फॉर्मूले से तो क्या कर लोगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो हमारे पास एक तरीका तो क्या है कि हम मोलरिटी कैसे निकालें? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना? और जब मोलरिटी आ गई है, डेंसिटी पता है, तो मोलरिटी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या? मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूलों से तो हमारा काम चल ही जाएगा जो रिलेशन पता है। यदि मान लो हमें रिलेशन नहीं पता, ठीक है, हम भूल गए रिलेशन पेपर के टाइम पे देते समय, नर्वसनेस हो गई, किसी और को देख लिया, भूल गए, जो भी है, ठीक है। अब हमें पेपर में आंसर तो निकालना है। क्या करेंगे? हमें ये पता है कि हमें 93% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग समझ में आता है। क्या मीनिंग है इसका? अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ किसी से। आप बताना चाहते हो? नहीं बताना चाहते हैं? अच्छा, आप बताना चाहते हो, हाँ बताओ। 100, 100 लीटर ml, 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर नहीं, 1 लीटर नहीं, हाँ। नहीं, गलत है। अरे धीमे धीमे, अरे सबका नंबर आएगा। हाँ बेटा। 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। वेरी गुड। इसका मीनिंग क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन है, उस 100 ml सॉल्यूशन में 93 ग्राम क्या प्रेजेंट है? आपका सॉल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात होगी कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 93 ग्राम H2SO4 सॉल्यूट। ठीक। अच्छा, हमें मोलरिटी जब निकालनी है तो मोलरिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
मोल पता होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने क्या मान लिया यहाँ पे 100 ml, तो वॉल्यूम पता लग चुका है। मोल पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, वेट बाय मोलर मास। क्या वेट पता लग चुका है सॉल्यूट का, तो मोलरिटी तो भैया निकल गई यहाँ से, है ना। मोलरिटी तो हमारी इजीली आ जाएगी, क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 93 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, H2SO4 का 98 होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई 100 ml। इसको लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, तो ये तो आ गया आपका 930/98। क्लियर है क्या, ये तो मोलरिटी हमारी आ गई। अब हमें निकालनी क्या है, मोलेलिटी। मोलेलिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो मोल तो निकल जाएंगे क्योंकि वेट हमें पता है 93 ग्राम सॉल्यूट का, लेकिन यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए कि इस 100 ml सॉल्यूशन में 93 ग्राम H2SO4 है, इसमें सॉल्वेंट कितना होगा। उसके लिए हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दे रखी है, कितनी है भाई, क्या होता है भाई सॉल्यूशन की डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कितनी दे रखी है 1.84 ग्राम पर ml। ठीक, तो क्या यहाँ से सॉल्यूशन का मास पता लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है कितना है 100 ml है, तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1.84 इंटू 100 कितना हो जाएगा 184 ग्राम। ये किसका मास पता लगा भाई, सॉल्यूशन का। इसमें 93 ग्राम क्या है, H2SO4। तो बताओ बचा हुआ रिमेनिंग क्या होगा, 91 बचा। ये क्या होगा भाई आपका सॉल्वेंट, जो कि क्या है भाई आपका वाटर, यहाँ पर यही आएगा, ये यहाँ यूज कर लीजिए। तो 93 डिवाइड बाय 98 इंटू 91 ग्राम डिवाइड बाय ये 1000। क्लियर है, तो ये तब जब आपको बिल्कुल बेसिक से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। आपने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, और सॉल्यूशन के मास में इस 184 ग्राम में 93 ग्राम क्या है, आपका सॉल्यूट है। तो रिमेनिंग कितना हुआ भैया आपका 91 ग्राम, ये क्या होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट यहाँ लगा दिया आपने। क्लियर है, या आपके पास एक तरीका जो मैंने आपको बताया है वो फॉर्मूले की फॉर्म में डायरेक्ट जो रिलेशंस हैं उन रिलेशन से आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी, आगे बढ़ें फिर इसमें। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आपके डीपीपी वगैरह में क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप सॉल्व करिएगा। हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, है ना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन वो कहलाएगा जिसमें आपके सिमिलर नेचर वाले सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाते हैं, यानी एसिड में एसिड मिक्स करा जा रहा है, या बेस में आप बेस मिक्स करेंगे, ठीक है। या अपन बात करें हेट्रोजीनियस की, जब हम बात करते हैं तो जिसमें आपके डिफरेंट नेचर के सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं, एसिड में क्या मिक्स करोगे बेस। तो उस कंडीशन में जो फाइनल सॉल्यूशन बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, वो हम देखने वाले हैं। नोट किया भाई यहां तक सबने। बड़े आगे बेटा।
बढ़े आगे बेटा। चलिए इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि भाई आपका होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजेनियस। अच्छा, होमोजेनियस सॉल्यूशन हम किसको बोल रहे हैं बेटा? जब आपके सेम टाइप ऑफ नेचर वाले सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, यानी आपने एसिड में क्या मिक्स किया बेटा? एसिड। या हम बात करें आपने बेस में क्या मिक्स किया? बेस। ठीक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी, वो हम देखना चाह रहे हैं। इसको इजी वे में समझना बेटा। ठीक है। हम इसको ना नॉर्मेलिटी के टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें आपको मोलरिटी की टर्म में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन हमेशा राइट हो और आपको मेहनत कम करनी पड़े, दिमाग कम लगाना पड़े, वो ज़्यादा बेटर है। तो हम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में यहाँ पे कहानी को सीखेंगे कि N1V1 प्लस N2V2 प्लस डेट डेट डेट, जितने भी एसिड्स होंगे उनकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हमने निकाला, इक्वल टू N रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2 प्लस जो भी चलेगा। ये आपका क्या आने वाला है बेटा? ये फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमने कहा यहाँ पे देखा है। यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि आपका इफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यदि आपने क्या मतलब, यदि आपने क्या मिक्स करे यहाँ पर, एसिड्स ऐड करें। क्या ऐड करें? एसिड्स। तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन को। देखो इक्वल नहीं लिखा है, इक्विवेलेंट टू लिखा है। ट्रिप जो तीन लाइन है ये बताती है इक्विवेलेंट। तो ये नॉर्मेलिटी जो है ये H प्लस आयंस के क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन को। यदि यही अपन बात करें, आपने क्या मिक्स करे बेटा? बेसिस मिक्स करे हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं मोलरिटी से भी बता सकता हूँ, लेकिन मोलरिटी से फिर आपको फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हम उसमें क्या करें, क्योंकि वहां पे मोलरिटी में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ली जाती है प्रॉपर, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है करते समय। तो आपको मोलरिटी दे रखी हो या आपको नॉर्मलिटी दे रखी हो सॉल्यूशन की, आप हमेशा नॉर्मलिटी के टर्म्स में आंसर को लिखें। क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा यदि आप ऐसे करोगे तो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कौन सा बेटा आपका? हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो कब फॉर्म होता है? जब आपने डिफरेंट टाइप नेचर के आपने सब्सटेंस को मिक्स किया गया, यानी एसिड में क्या मिक्स करा? बेसिस को मिक्स करा। ठीक है भाई। भाई देखो, यदि एसिड में आप एसिड मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन H प्लस की बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बेस में आपने बेस को ऐड करा है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? लेकिन जब एसिड में आपने बेस को ऐड करा है तो H प्लस और OH माइनस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि वाटर बनता है। तो दोनों एक दूसरे की कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? कम करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपका फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो डिपेंड किस पे करता है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। यदि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आयन आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी वो आपको देख बस फाइनल सॉल्यूशन में आपको नेचर कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। ठीक है। लेकिन यदि आपकी क्वांटिटी बेस की ज्यादा हुई तो फाइनल सॉल्यूशन में आपको OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है ना? तो जब एसिड और बेस आपके आपस में मिलाए जाएंगे तो भाई यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है भाई? आपका N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N रिजल्टेंट V1 प्लस V2। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर अभी फिलहाल समझने के लिए अपन ने मान लिया कि भाई आपने एज्यूम कर लिया कि ये आपका क्या है? एसिड है। एज्यूम कर लो कि ये एसिड का था क्वांटिटी, और ये किसकी क्वांटिटी है? 20 की। ऐसा हम स्टार्टिंग में फिक्स नहीं कर सकते। हाँ बेटा। हाँ, दोनों सेम हो गए तो फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। कुछ बचा ही नहीं ना, ना H प्लस ना OH माइनस, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। वही कंडीशन पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पे तीन कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है?
यदि आपका N1 V1 क्या हुआ, N2V2 से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी एसिड की क्वांटिटी बेस से क्या हुई, जब ज्यादा हुई, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उस फाइनल सॉल्यूशन में ये जो नॉर्मेलिटी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को। यानी सॉल्यूशन आपका कैसा बनने वाला है, एसिडिक, यानी पीएच जो आएगी सॉल्यूशन की वो क्या आएगी, लेस देन। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, यदि आपका N1V1 लेस देन N2V2 हुआ, कहने का मतलब कि बेस की क्वांटिटी आपकी जब ज्यादा होगी एसिड की क्वांटिटी से, ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या बता रहा है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही तो है ये N1V1 या N2V2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या है, क्वांटिटी, जैसे मोल एक क्वांटिटी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट भी एक क्वांटिटी है। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किसको बता रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट को। तो जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, आपका सॉल्यूशन उसी नेचर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपके एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा हुए तो वो बेस को क्या कर देंगे, पूरा कंज्यूम कर देंगे, फाइनल जो खुद ही बचेगा, फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचेगा, आपका H प्लस आयन बचेगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। लेकिन यदि बेस की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, आपकी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को। यानी फाइनल सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है, यानी पीएच आपकी 7 से क्या आएगी, ग्रेटर देन 7। और यदि अपन बात करें कि N1V1 आपका N2V2 से क्या हुआ, इक्वल हुआ, तो इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, और आपकी पीएच क्या हो जाएगी, 7 के इक्वल। ये कब है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, पीएच भी तब है ये। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से पीएच स्केल चेंज होता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे वो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे यही बोला गया है। हाँ, आगे भी मैं ही पढ़ाऊँ, हो सकता है ना पढ़ाऊँ, डोंट नो। लिखा भाई यहाँ तक की कहानी। एक एग्जाम्पल करेंगे दोनों के ऊपर। लिखा भाई यहाँ तक। लिखा भाई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं अपन आगे। एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। यदि अपन एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट अपना, इफ 200 ml of 1 molar HCl, comma 300 ml of 2 molar H2SO4
comma 300 ml of 1 molar HNO3 are mixed together. Find out nature of resulting solution and also find out normality of resulting solution. ठीक है, ये आपको बताना है। निकालोगे आंसर? पहले का कितना आ रहा है? 2.1 70 बाई 8 70 बाई 8 17 बाई 8 यानी 2.1 ही करीब ना। हाँ, 11/8 निकाला भाई बाकी सबने? किसमें? दो ही होगा एन फैक्टर तो, सेकंड में 1 क्यों होगा? उससे क्या मतलब है? मैंने कहा बोला रिएक्शन थोड़ी लिखी है कोई, रिएक्शन लिखूंगा तब है ना वो तो। मैं क्या करोगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू N रिजल्टेंट V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, बताइए यहाँ पे 1 मोलर HCl है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? इसकी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कितना भाई? 1 इंटू वॉल्यूम कितना? 200। इसको चाहो तो लीटर में चेंज करो, लेकिन जरूरत नहीं करने की, क्योंकि यहाँ भी अपन जो वॉल्यूम लिखेंगे वो ml में लिखेंगे, तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है वो चीज़। ठीक है, N2 की बात करें तो 300 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, तो इसकी मोलरिटी कितनी? 2, एन फैक्टर कितना? 2, वॉल्यूम कितना? 300 प्लस 1 मोलर HNO3 है भाई, मोलरिटी 1, एन फैक्टर कितना? 1, वॉल्यूम कितना? 300 इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई? 200 प्लस 300 प्लस 300। क्लियर है भाई? चलिए बताइए, ये तो कितना हो गया भाई 200, ये कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 300 इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, ये क्या आ जाएगा भाई आपका? 800। तो बताइए रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? H प्लस आयन कंसंट्रेशन को, क्योंकि आपने एसिड ऐड करें। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? 1200 प्लस 200 1400 प्लस 300 कितना? 17 अपॉन 800, 17/8। ठीक है भाई, ये आपके रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमने बता दी है, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट देखें भाई, सेकंड। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले क्या करोगे, एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। भाई अपन ने एज्यूम तो कर लिए थे
लेकिन एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, बताओ कितने होंगे भाई। इसकी मोलरिटी कितनी है H2SO4 की, 2, एन फैक्टर कितना होगा 2, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 200, ये मिली इक्विवेलेंट आएंगे, कितना आ गए 800 आ रहे हैं। ये 800 मिली इक्विवेलेंट आए किसके, एसिड के। सिमिलर बेस के लिए भी क्वांटिटी निकालो, बेस की भी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। बेस की मोलरिटी कितनी 1, एन फैक्टर कितना 1, वॉल्यूम कितना 200, कितना आ गया 200। बताओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, एसिड की। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको N1V1 मान लो, जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको N2V2 मान लो, यही करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली अपने को N1V1 हमेशा एसिड नहीं मानना, या N2V2 हमेशा कभी भी बेस नहीं मानना है। पहले एसिड और बेस की क्या निकालिए, क्वांटिटी निकालिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। देन देखिए किसकी क्वांटिटी ज्यादा है किसकी कम है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको N1V1, जिसकी क्वांटिटी कम उसको N2V2। तो भाई एक चीज तो पता लग गई हमें, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है भाई, एसिड की। यानी जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें हमें H+ आयन कंसंट्रेशन मिलने वाली है, यानी फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ये तो पता लग चुका है, फिर भी साथ में हम ये बता देते हैं कि नॉर्मेलिटी कितनी आएगी। तो भाई कितना हो गया 800 माइनस 200 इक्वल टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई आपका 200 प्लस 200। तो ये कितना आ रहा है भाई रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है, तो इसलिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, H+ आयन कंसंट्रेशन को। क्लियर है। यदि आपकी बेस की क्वांटिटी ज्यादा होती तो यही रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी किसको रिप्रेजेंट करती, OH- आयन कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई आपका 600 डिवाइड बाय, तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा नेचर में, एसिडिक। आया बेटा समझ में ये। इसमें एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमारा डाइल्यूशन वाला, कि जब आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे तो उससे कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। लिखा भाई। यार मैंने तेरे चक्कर में रिवाइज करा है, तो लिख कुछ रहा नहीं है। क्या बेटा। हाँ, डायरेक्ट मतलब क्या ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डाइट स्टार्ट करेगा तो तुझे पता कैसे लगेगा कि कौन किसकी क्वांटिटी ज्यादा है किसकी कम है। N1V1 किसको मानना है, हमेशा एसिड को थोड़ी मानेगा, या हमेशा बेस को थोड़ी मान सकते हैं। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको मानना है ना। या तो वो करना है स्टार्ट तो तू कर सकता है, केवल एक शर्त पे इसको मोड ले ले। तो ठीक है, अब यहाँ भी तो निकालेगा यहाँ भी निकालेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का फर्क पड़ना है। लिखा बेटा यहाँ तक सबने, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट अपन बात करें डाइल्यूशन की, कि डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट हमसे क्या बोलता है,
कि जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो क्या चीज आपकी कांस्टेंट रहती है? क्वांटिटी। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर अपन ने ये आपका कोई भी अपन ग्लास ऑफ वाटर ले लें जिसमें अपन ने मान लिया 200 ml फिल कर रखा है, ठीक है, या इस बोतल की बात कर लें, ठीक है, थोड़ा खाली कर देते हैं उसको। इतना ही काफी है। अरे यहाँ खाली की जगह यहाँ बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने ने 200 ml जो है वो इसमें रख रखा है, ठीक है, और इसमें अपन ने क्या ऐड कर दी भाई? शुगर ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 स्पून 2 स्पून जो भी ऐड करना वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब अपन ने इसको फिल कर दिया और इसको 500 ml तक लेके आ गए। कितना था पहले? 200 ml। हमने इसमें ऐड कर दिया वाटर, कुछ ऐड कर दिया, और कितना लेके आ गए? 500 ml। क्या शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई क्या? नहीं बढ़ी ना। जितनी पहले थी, 2 स्पून शुगर पहले ऐड कर रखी थी, अभी भी इसमें कितनी प्रेजेंट होगी? 2 स्पून शुगर ही प्रेजेंट होगी। यानी कहने का मतलब क्या है? डाइल्यूट करने पर, वॉल्यूम ऐड करने पर क्या सॉल्यूट की क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या? सॉलिड की क्वांटिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। यानी जब डाइल्यूशन की हम बात करते हैं तो डाइल्यूशन के केस में आपका मोल और आपके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे रहते हैं बेटा? कांस्टेंट। मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। इनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? कहने का मतलब डाइल्यूशन डाइल्यूशन करने से पहले और डाइल्यूशन के बाद मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहने वाले हैं? इक्वल। चेंज क्या हुआ है? केवल वॉल्यूम में। और वॉल्यूम में चेंज करोगे तो उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, मोलैरिटी नॉर्मलिटी में चेंज आएगा, लेकिन क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मोल्स पे नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिफोर डाइल्यूशन, और यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर डाइल्यूशन। तो मान लीजिए बिफोर डाइल्यूशन इसके मोल कितने हुए? मोलरिटी क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल क्या हो जाएंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिखा हमने, ऐसे मोल्स क्या होंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। भाई मोलरिटी क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो मोल क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो बिफोर डाइल्यूशन मान लीजिए इसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो इसके मोल क्या होंगे बेटा आपके? m1 v1। मोल्स क्या हो गए? m1 v1। और मान लीजिए आफ्टर डाइल्यूशन इसकी मोलरिटी कितनी हो गई? m2, वॉल्यूम कितना हो गया? v2। तो m1 v1 इक्वल टू क्या होगा? m2 v2। क्लियर है? इसी को हम ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो दोनों ही है, मोल भी और। हाँ हाँ, वो तो सेम ही रहना, चेंज थोड़ी होगा। क्लियर है भाई? तो एक एग्जांपल इसके ऊपर करना। हाउ मच वाटर should be added in 500 ml of semi-normal H2SO4 solution to make it Desi normal solution? How much water should be added in 500 ml of semi-normal H2SO4 solution to make it Desi normal solution? सेमी और देसी, सेमी का मतलब होता है 1/2 और देसी का मतलब होता है 1/10। ठीक है, करिए।
ये लगा दीजिए भाई N1V1 इक्वल टू N2V2। बताओ पहले नॉर्मलिटी कितनी है, 1/2, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 500। बाद में नॉर्मलिटी कितनी हो गई, 1/10। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 2500 ml हो गया, ठीक है। पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, 2500। तो कितना वाटर ऐड करा, तो वाटर एडेड माइनस कर दीजिए भाई इसमें से, 2000 ml यानी 2 लीटर। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूले मतलब क्वेश्चन कैसे हो रहा है वो तो एक अलग बात है। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई जब अपना डाइल्यूशन हुआ तो क्या चीज कांस्टेंट करनी है, क्वांटिटी, ठीक है। मोलरिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन मोलरिटी के केस में आपको हमेशा H प्लस जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो हमेशा H प्लस आयन कंसंट्रेशन देखनी होती है, और उसमें आप हमेशा गलती करते हो, क्योंकि H2SO4 करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन H प्लस की क्या हो चुकी होगी, डबल। H2SO4 कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, डबल आती है, ठीक है। यहाँ पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो सेम रहनी है क्योंकि सेम ही सॉल्यूशन है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं अपन। लेकिन जो अपन ने पीछे करे ना, ये यहाँ पे मिक्स करें, यहाँ पर यदि अपन M1V1 M2V2 से करेंगे तो आप गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन हमेशा करना किससे, नॉर्मलिटी वाले से, ठीक है। इससे आपकी गलती कभी नहीं होगी। क्लियर है भाई। इसमें एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कंसंट्रेशन टर्म में पूछे जा सकते हैं, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो हमसे क्या पूछे जा सकते हैं, उसको देख लो बस एक, कि यदि अपन कोई दो तीन पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन हमसे पूछ सकता है। तो देखते हैं इसको, ये लिखा सबने। एक लास्ट एग्जांपल और हम कर सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके, कि इफ 200 ml of 0.2 molar NaCl and 300 ml of 0.3 molar H2SO4 are mixed together, find out concentration of Cl minus, comma, concentration of Na plus, comma, concentration of सल्फेट आयन। इनकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है, इंडिविजुअल आयंस की कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी जो ब्रैकेट में लिख रखी है, मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी होती क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो Cl माइनस के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम जो हो रहा होगा, है ना, Na प्लस के मोल अपॉन वॉल्यूम, SO4 माइनस 2 के मोल अपॉन वॉल्यूम, ये हमें बताना है। तो जब बताओ NaCl को और H2SO4 को जब आप मिक्स करोगे, NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, Na प्लस, और यदि इसकी मोलरिटी m है तो Na प्लस की भी कितनी होगी, m, और Cl माइनस की भी कितनी होगी। यदि हम बात करते हैं Na2SO4 की, ये कैसा डिसोसिएट होगा भाई आपका, 2Na प्लस और SO4, यदि इसकी मोलरिटी m है तो Na प्लस की कितनी हो जाएगी, डबल, और सल्फेट की कितनी होगी, m। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आंसर निकालना है हमें। जैसे निकालनी है, मान लो Na प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्या निकालनी है, Na प्लस। तो कंसंट्रेशन मोलरिटी होती क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यदि Na प्लस के मोल देखें तो Na प्लस के मोल हमें किसमें मिलेंगे, NaCl में भी मिलने वाले हैं, और अच्छा ये H2SO4 लिख दिया मैंने गलत यहाँ पे, ये Na2SO4 है, ठीक है। यदि अपन यहाँ पे बात करें कि NaCl है और Na2SO4 है, दोनों में ही Na प्लस आयन कंसंट्रेशन मिलने वाली, दोनों के मोल मिलने वाले हैं। तो बताओ, यदि अपन बात करते हैं NaCl में, तो NaCl में के मोल कितने हो जाएंगे,
पॉइंट मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, 0.2 इंटू 200 कितना हो जाएगा भाई आपका 40, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, 0.2 इंटू 200। जितने NaCl के मोल होंगे क्या उतने ही Na प्लस के मोल भी मिलेंगे। क्लियर है। चलिए Na2SO4 की बात करते हैं, प्लस करना पड़ेगा। Na2SO4 के मोल कितने होंगे भाई 0.3 इंटू 300। अब जितने Na2SO4 की मोल होंगे क्या मोलर उसके मोल Na प्लस के उसके डबल आएंगे। क्या कर दोगे इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना 200 प्लस 300 करोगे क्या तो ये आपकी निकलेगी क्या Na प्लस। ये जेई मेंस में क्वेश्चंस रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक है जिसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। दो तीन पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करवाता है और उसमें आयंस की कंसंट्रेशन आपसे पूछता है कि बताओ इस पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। हाँ बेटा, वॉल्यूम ये भी ml में लिखे ना बेटा, यहाँ भी ml मिली मोल लिखे हैं। ये जो मोल आया ये भी क्या है मिली मोल आया है ना, तो वॉल्यूम भी ml में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यदि यहाँ पे अपन इसको टोटल मोल में मिली मोल में नहीं लिख के मोल में लिखते हैं ना 1000 से डिवाइड करके लिखते तो फिर यहाँ भी लिखते कर सकते हैं। Cl माइनस क्या हो जाएगा बताओ Cl माइनस के लिए, Cl माइनस केवल किससे मिलने वाला है NaCl से, तो NaCl के मोल कितने हो जाएंगे 0.2 इंटू 200 डिवाइड बाई क्या टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम तो टोटली लोगे ना क्योंकि मिक्स कर दिया है। ऐसे ही सल्फेट आयन की बात करेंगे तो सल्फेट आयन के मोल क्या होंगे बेटा 0.3 इंटू 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है क्या बोलो भाई। ये एग्जाम्पल्स काफी बार पूछे जाते हैं काफी बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछ लीजिए कि क्या ये दिक्कत है। हमने NaCl को और Na2SO4 को मिक्स किया। जब हम मिक्स करेंगे तो NaCl के जितने मोल रहेंगे Na प्लस के भी उतने ही मोल मिलने वाले हैं। लेकिन जब Na2SO4 को देखेंगे तो Na2SO4 के जितने मोल आएंगे Na प्लस के मोल उसके क्या रहने वाले हैं डबल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई कहानी। ये हमने कहानी देखी पूरी कंसंट्रेशन टर्म को लेके, केवल कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, ये पहला पार्ट हमारा इस चैप्टर का जो हम बोल सकते हैं कि जो आपका आता है जो हमने पहले भी पढ़ा है। अब लेकिन अब जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो कहानी बिल्कुल नई है हमारे लिए। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ी सी कहानी में करूंगा अब स्टार्ट बैक साइड से ही, लेकिन कहानी बिल्कुल नई चलेगी। क्या बेटा Na प्लस में देखो ना NaCl के मोल निकालोगे 0.2 इंटू 200। अब इसमें जितने मोल इसके रहेंगे उतनी Na प्लस के रहने वाले हैं। अब Na2SO4 में भी तो मिलेंगे Na प्लस के मोल, तो इसकी मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम। अब जितने मोल इसके रहेंगे उसके डबल आपको Na प्लस मिलेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ जी। हाँ, किसमें इसमें दो चार तीन चार सब्सटेंस भाई एक ही को डाइल्यूट करेगा ना, तीन चार को लेके थोड़ी डाइल्यूट करेगा। H2SO4 अब दो तीन चार डाइल्यूट होंगे तो तीन चार की क्वांटिटी थोड़ी लेके चलेगा, फिर डाइल्यूट थोड़ी करेगा, फिर तो उसकी वो निकालेगा ना। अब मान ले H2SO4 है, अब उसमें क्या ऐड होगा कुछ तो ऐड होगा ना। क्या ऐड करना चाहता है बता। तो सबकी क्वांटिटी निकाल, सबकी निकालनी पड़ेगी वो तो फिर इंडिविजुअल, तो सबकी निकालनी पड़ेगी, है ना। कि भाई सबको निकालने के पहले नॉर्मलिटी कितनी आ रही है और बाद में कितनी आएगी, तो फिर सबको मिक्स करके देखना पड़ेगा। जनरली वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं कि जहाँ पे अलग इस तरह की कहानी चले। क्लियर है भाई कहानी। तो ये देखो कंसंट्रेशन टर्म जो है ये पूरी कहानी जो हमने पढ़ी है, ये कहानी हम पहले भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर को लेके। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को जो अपन बोल सकते हैं जो बेस है बिल्कुल बना हुआ है। बेटा आवाज बंद, ओ बेटा सामने ध्यान दे, सामने ध्यान दे।
इस पूरी कहानी का जो बेस है वो है वेपर प्रेशर, ठीक है। और उस वेपर प्रेशर को हम समझते हैं पहले इवेपोरेशन से। कोई दिक्कत कर रहा है क्या ये? दिक्कत तो नहीं कर रहा ना तुझे? ठीक है ना तू? हाँ। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से, कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है। चलो आपसे ही पूछता हूँ, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? आपने 9th में पढ़ा होगा, बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है? क्या वाटर, सॉरी लाइट, क्या वाटर इवेपोरेट हो जाता है? बिल्कुल। कैसे हो जाता है इवेपोरेट? सन रेज पड़ती है उसके ऊपर तो इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मैं तुझसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, कि ये पानी की बोतल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। फिर से पी लेता हूँ कुछ। ये मैंने इसका जो है ढक्कन छुपा लिया अपने पास, और ये बोतल मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अपन कल फिर आए वापिस यहाँ पे, तब तक किसी ने कुछ पानी नहीं पिया इसमें ना, ऐसी की ऐसी रखे रहने देंगे। सर पीना मत पानी, है ना, ऐसी की ऐसी रखे रहने देते हैं। और जब हम कल वापिस आते हैं, अपन इस बोतल को फिर से देखेंगे, इसमें वाटर का लेवल ये सेम रहेगा या नीचे होगा या बढ़ेगा? उसको जवाब देने दो, वो बेचारा इच्छा है उसकी देने की, तुम जवाब नहीं देने देते उसको, हैं? सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि किसी ने कुछ पिया ही नहीं, तो सेम रहना चाहिए, सही बात है। हल्का सा कम होगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा नहीं, मैं तो वैक्यूम में भी रख दूं, रूम टेम्परेचर छोड़ो, मैं तो रूम टेम्परेचर ऐसे भी नॉर्मल भी रख दूं। मैं बस वो पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये यहाँ पे जो अपना है प्रोसेस जो चल रहा है, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? जब अपन बोल रहे हैं कि वाटर का लेवल कम हो रहा है, अपन कह रहे हैं ना कि वाटर का लेवल कल अपन आएंगे थोड़ा बहुत देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वाटर का लेवल क्या दिखाई देगा यहाँ पे? कम दिखाई देने वाला है, कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। जितना भी कम होगा, नेकेड आई के थ्रू हमें शो हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि डिक्रीज होगा। मेरा बस क्वेश्चन इतना सा है, क्या ये जो वाटर का लेवल डिक्रीज हुआ है, क्या ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है या फिर कुछ हम इसमें दे रहे हैं, कुछ फोर्स ऑफ लगा रहे हैं तब जाके हो रहा है स्पॉन्टेनियस? क्यों हो रहा है स्पॉन्टेनियस? फिर तो स्पॉन्टेनियस क्यों बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब तो ये है ना कि भाई अपन ने कुछ फोर्स लगाया। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा कोई ना हीट ना टेम्परेचर आने दिया ना प्रेशर लगाया, कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है। और मैंने इस बोतल को रख रखा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे कन्वर्जन स्पॉन्टेनियसली आपका होगा नहीं होगा? नहीं होगा। रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए, कुछ भी टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो कि ये वाटर का मतलब ये जो लेवल कम हुआ है, ये हुआ कैसे हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल इवेपरेट हुए हैं, है ना। अब वाटर के मॉलिक्यूल इवेपरेट हुए हैं, गैस में वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। नहीं, अपन अभी बंद नहीं कर रहे हैं, अभी खुला है, अभी खुला है ना। अभी जब बंद करेंगे तब क्वेश्चन चेंज कर देंगे। अभी खुला है, ठीक है। अभी देख, अभी बंद भी नहीं किया है, अभी खुला हुआ है। तो जब ये आपका ढक्कन जो है खुला है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये इवेपरेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, बस मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन से मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं। ये प्रोसेस हम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हो रहा है। सरफेस के सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपके इवेपोरेट होते हैं। क्यों सरफेस के ही मॉलिक्यूल क्यों जा रहे हैं, और क्यों ही इवेपोरेट हो रहे हैं? ऐसी क्या इच्छा हो रही है उनकी इवेपोरेट होने की? देखो सुनो भाई, ध्यान से सुनो, आवाज बंद करना और थोड़ी सी कहानी सुन लो, ताकि चीजों को ध्यान से समझ पाओगे, ठीक है। हेडिंग हम डाल रहे हैं यहाँ पे, आवाज बंद, आवाज बंद। हम वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले
एवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। तो एवेपोरेशन प्रोसेस हम किसको बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस। सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? इनटू वेपर। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? आपका इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि केवल सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट क्यों हो रहे हैं? भाई बेसिकली अपन बात करें कि यदि अपन एक कंटेनर ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने कंटेनर लिया है, ठीक। अब ये मान लीजिए आपके लिक्विड भरा हुआ है, ये सरफेस है। इस सरफेस पे, या अपन पहले सरफेस पे जाने से पहले बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल आपका रखा हुआ है, जो कि आपका यहाँ कहीं रखा हुआ है, बीच में कहीं रखा होगा। क्या इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हर डायरेक्शन से सेम लगने वाला है? इस वजह से इस पे क्या नेट फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा। हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे, उन पे नेट फोर्स जीरो आएगा क्या? पहली बात तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पे सरफेस पे आने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनमें आपका हर डायरेक्शन से फोर्स इक्वल नहीं लगेगा। मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल जो सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई देखो भाई, तो यहाँ पर अपन, अरे हाँ ध्यान दे लो भाई, ऐसा क्या खुशी है। तो ये आपका नेट फोर्स यहाँ पे तो क्या है? जीरो। ये मॉलिक्यूल कहाँ रखे हुए हैं? सरफेस पे रखे हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, सरफेस पे कौन मॉलिक्यूल पहुंचते हैं? भाई मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, ठीक है। कॉलिजन के थ्रू उनकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सरफेस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वही क्या जाता है? आपका सरफेस पे पहुंचता है। अब इन सरफेस पे पहुंचने वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि इस सरफेस को ही क्या करना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इस सरफेस को ही क्या करना चाहते हैं? ये छोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो कन्वर्जन अपन देखते हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पर ये किसमें प्रेजेंट है बेटा? लिक्विड में। ये लिक्विड मॉलिक्यूल आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये आपके जा रहे हैं ऊपर वेपर में। किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर में। यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में। तो ये कन्वर्जन जो हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली क्यों हो रहा है? क्योंकि सरफेस पे आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या है? ज्यादा। जितनी काइनेटिक एनर्जी बाकी सब मॉलिक्यूल्स की है, उसके कंपैरिजन में इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। और इतनी ज्यादा है कि ये सरफेस को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस वजह से स्पॉन्टेनियसली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हुए जा रहे हैं। ये प्रोसेस कैसा होता है? सरफेस फिनोमिना। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ठीक है, अपने आप। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। ऑब्वियस वाली बात है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हम कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बिना उसकी हम बात कर रहे हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस को जब हम डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन आप कैसे करोगे? हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, spontaneous conversion of liquid molecules at the surface into vapor molecules is called evaporation process. क्लियर है भाई? यहाँ पे नेट फोर्स कितना है भाई? जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स आपका जीरो जब आपका पार्टिकल कहीं बीच में रखा होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये सरफेस पे प्रेजेंट है। इनका नेट फोर्स जीरो नहीं है। इनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है।
और ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये सरफेस को क्या करते हैं, अपने आप छोड़ देते हैं। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में, गैस में। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्या बेटा? माइनस में चलती है वो, माइनस, साइन भी तो देखा करो। तो ये आपका क्या चलता है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। अब चलो बताओ, इसमें यदि अपन बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन प्रोसेस। चलिए फैक्टर्स की हम बात करें तो नंबर वन फैक्टर हम क्या ले सकते हैं बेटा, आपका टेम्परेचर। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इवेपोरेशन प्रोसेस की रेट जो होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियस वाली बात है, गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट ही हो रहा है। ठीक है, जबकि आप बरसात के टाइम पे देखोगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, टेम्परेचर के। सेकेंड फैक्टर यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, कि आपने जो ये लिक्विड लिया है इसका नेचर कैसा है। यदि यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, ज्यादा, कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये सरफेस को छोड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन अपन ने एक दूसरा लिक्विड ले रखा है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट होना चालू हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसके क्या चलने वाली है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? मान लो आपने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको जब अपन वेपर प्रेशर पढ़ाए बताऊंगा, वहां भी ये आएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, कि आपने एक मान लीजिए एक वाटर ले लिया और एक अल्कोहल ले लिया, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर मॉलिक एक वाटर ले लिया कंटेनर में, एक में आपने अल्कोहल ले लिया, और दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, वाटर। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा शो करने की वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा, जबकि अल्कोहल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। अब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, क्या वो इवेपोरेट हो पाएंगे उसके मॉलिक्यूल इजीली, नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके इवेपोरेट होने की रेट अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखें अपन, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अच्छा बताओ, यदि कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट और बोल सकते हैं अपन, फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर लिक्विड। यदि हम लिक्विड के ऊपर ड्राई एयर का क्या करा दें बेटा, फ्लो कराएं। ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है कि ये मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ड्रायर होता है बाल सुखाने का, तो आप ड्रायर जब लगाते हैं बालों से करते हैं तो वो बेसिकली जो आपकी एयर आ रही है, ड्राई एयर आ रही है, वो क्या करती है, बालों में जो मॉइस्चर है, वाटर है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो जब किसी आप लिक्विड से ऊपर के सॉल्यूशन पे से यदि आप ड्राई एयर पास कराओगे तो ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है कि वो उसमें से क्या कर लेती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जितना ज़्यादा आप ड्राई एयर फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने का मतलब ही क्या है, एवेपोरेशन होना। वो लिक्विड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ड्राई फ्लो ऑफ ड्राई एयर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई ड्राई एयर has tendency
to absorb moisture and become saturate with it. So rate of evaporation increases. क्लियर? तो ड्राई एयर जितनी फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? तो ये चार फैक्टर हैं जो कि एवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड कर, मतलब एवेपोरेशन इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर का क्या लेन देन है इससे, सेकंड वाला पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपने दो कंटेनर ले रखे हैं, दोनों में अलग अलग लिक्विड भर रखा है, ठीक है। मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं कि एक में आपने वाटर फिल कर लिया, एक में आपने फिल कर लिया एल्कोहल, ठीक है। अब यदि अपन वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल के बीच में भी अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, यानी इनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, तो ये इवेपोरेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा ना एक दूसरे को। अब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा उनको छोड़ने में भी क्या चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, लेकिन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा वो इजिली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहां पे उसके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ, यही पॉइंट, जिसको बॉइलिंग पॉइंट से देख लो ना, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि वाटर का 100 होता है। 78 डिग्री पे वो एल्कोहल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाता है, मतलब वेपराइज वो बॉईल होने लग जाता है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? तो ये मैंने स्टार्टिंग करी है इवेपोरेशन प्रोसेस की। इसी कहानी को अपन कल देखेंगे कहाँ से, वेपर प्रेशर से, ठीक है बेटा। है कल, मॉर्निंग नहीं है लेकिन कल क्लास है हमारी, ठीक है। हाँ कल एक ही क्लास है। और मेरी बात सुनना, क्लास मिस करोगे कल की तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा समझ में, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कल की क्लास मिस करोगे तो वेपर प्रेशर समझ में नहीं आएगा, और यदि कल की क्लास आ जाओगे तो बहुत अच्छे से आएगा, ये पक्की बात है।